दुनिया चलती किसके ऊपर है? एनर्जी के ऊपर। बिजली, पेट्रोल, कोयला, न्यूक्लियर, कई तरह की एनर्जीज होती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक या पावर जनरेशन वाली कंपनीज हैं उनकी चांदी होगी और अगले 2 साल 3 साल तक के उनके जो है ना ऑर्डर बुक्स भरी पड़ी हैं। तो अगला बूम जो आने वाला है ना बड़ी जल्दी, वो पेट्रोल में, ऑयल में आने वाला है। अब इनमें बूम आने वाला है क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। तो डॉलर में जब क्रूड ऑयल की कीमत ज्यादा होगी तो सारी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। इंडिया में मेरे ख्याल से जो हाउस होल्ड गोल्ड है ना, घरों में, लोगों के मंदिरों में, गुरुद्वारों में, वहां पे इतना सोना है इंडिया के पास। दुनिया का सबसे ज्यादा सोना इंडिया के पास है, इसीलिए सोने की चिड़िया कहते थे इंडिया को। भैया कमरे भर भर के पड़े हुए हैं हमारे धार्मिक स्थलों में, वो किसी काम के नहीं। चाहे उसकी $10,000 की आउंस हो जाए, अगर हम उसे निकालेंगे इंडिया में, इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो वो एक डेड इन्वेस्टमेंट है। मुझे सबसे दर्द ये चीज देती है कि हिंदुस्तान अभी भी बंटा हुआ है। ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये क्रिश्चियन, ये सिख। अमेरिका जो करेगा यूरोप भी वही करेगा। तो इंडिया की मार्केट भी नीचे जा सकती है। मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने शायद पिछली एक वीडियो में बताया था कि YouTube से लोग पैसा बनाते हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एक तरह से प्रोफेशन है उनका। तो लेकिन उसके लिए आपको जब वीडियो आप देखते हो तो फिर आपको एड्स बहुत सी बीच में आती हैं। उन एड्स से ही उन लोगों का पैसा बनता है। एक जरिया होता है पैसा बनाने का ऐड से, बाकी भी और जरिए हैं। तो मैंने अपने YouTube के जो सेटिंग्स है उसमें चेंज किया है, और क्योंकि मुझे पैसा नहीं बनाना है तो मैंने उसे डीमोनेटाइज कर दिया अपने अकाउंट को। तो अब मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि पिछली 2 वीडियोस जो मैंने डाली हैं उनमें आपको एड्स तो नहीं आ रही, क्योंकि मैंने एड्स ऑफ करवा दी हैं ताकि आपको बिना किसी ऐड के पूरी वीडियो देखने को मिले। बताइएगा। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है एनर्जी के ऊपर और एक ऐसी फ्यूचर लुकिंग बातों के ऊपर जो आपको पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, दुनिया चलती किसके ऊपर है? एनर्जी के ऊपर। वो एनर्जी के कई रूप होते हैं। बिजली, पेट्रोल, कोयला, कई तरह की, न्यूक्लियर, कई तरह की एनर्जीज होती हैं। जिस तरह से एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, अब एक नई चीज एडिशन हुई है। पहले तो जहाज़ों में, घरों में, एयर कंडीशनिंग वगैरह में यूज़ होती थी बिजली। अब सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम करने लग गया ये डाटा सेंटर्स, क्योंकि डाटा सेंटर्स के ऊपर ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम सारा डिपेंड होता है। तो माइनिंग होगी, डाटा सेंटर्स हो गए, बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स जो है अमेरिका में लगने शुरू हो गए हैं। तो इनमें ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये ग्रिड से नहीं लेते। तो इनका ये होता है कि अपने ही यहाँ कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाए जाएं, तो न्यूक्लियर प्लांट्स या जैसे भी हों, तो वहाँ से ही बिजली इनको मिलती रहे। तो इसीलिए आपने अगर देखा हो, जो अमेरिका मार्केट में काम करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक या पावर जनरेशन वाली कंपनीज हैं उनकी चांदी हो गई और अगले 2 साल 3 साल तक के उनके जो है ना ऑर्डर बुक्स भरी पड़ी हैं। GE जो जनरल इलेक्ट्रिक की कंपनी है, GE वर्नोवा, उसका शेयर काफ़ी बहुत ऊपर चला गया। वो बोलते हैं कि इतने प्रॉफिट्स हमारे और इतने ज़्यादा हमारे ऑर्डर्स हैं हमारे पास। ब्लूम एनर्जी हुई, उसमें मैं अच्छा काम करता हूँ। तो मेरा मतलब कहने का ये कि एनर्जी का आने वाली टाइम में एनर्जी का ज़माना है। अच्छा, और इस एनर्जी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ना काम आती हैं चीज़ें, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में एल्युमिनियम आ गया, कॉपर आ गया, कोल आ गया, सिल्वर है, जिंक है, ऑयल भी उसमें आता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है, या मेरी जो अकल काम कर रही है वो ये कर रही है कि सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भाग गए।
2025 में, अभी और भाग रहे हैं। तो ऑयल अभी नहीं भागा, और ऑयल बहुत ही अभी भी ज़रूरी है इस दुनिया को चलने के लिए। ऑयल जो है, पेट्रोल, तेल, दुनिया को चलाने में बहुत बड़ा हाथ ऑयल का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना ऑयल कंपनीज में इन्वेस्ट करना अभी से, हल्का हल्का। तो अगला बूम जो आने वाला है ना बड़ी जल्दी, वो पेट्रोल में, ऑयल में आने वाला है। पेट्रोल के प्राइसेस जो हिस्टोरिकली लो हैं, अब मैं अमेरिका में बताऊं आपको दोस्तों कि लगभग $56 का बैरल है। दो तरह के ऑयल्स होते हैं, एक क्रूड ऑयल होता है, वो हमारे यहाँ जो है वो $56 के आसपास का बैरल है जो यहाँ पे यूज़ होता है। तो अगर 20 साल पहले देखा जाए तो ये $70-80 का था। अब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की बात अगर की जाए तो अमेरिका में जब मैं लगभग 25 साल पहले आया तब $4 का गैलन तेल बिकता था। आज $3 का बैरल, $3 का गैलन जो हम अपनी कारों में डलवाते हैं, मैंने 4, साढ़े 4, $5 का भी गैलन डलवाया हुआ है 2000, 2002, 3, 4 में। अब 20-25 साल के बाद भी जो पेट्रोल अब मैं डलवाता हूं तो $3 से नीचे, 2.80, 2.85 का गैलन पड़ता है। चलो स्टेट का डिफरेंस है, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में रेट का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी पेट्रोल 20-25 साल में नहीं बढ़ा। तो ऑयल में बूम आने वाला है। मेरे पास कोई साइंटिफिक फिगर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेरी जो छठी आंख है और एक्सपीरियंस है वो ये बता रहा है कि एनर्जी की ज़रूरत बहुत है हमें। और पूरी दुनिया अभी भी बहुत ज़्यादा दुनिया जो है वो ऑयल के ऊपर चलती है, पेट्रोल के ऊपर चल रही है, डीजल, पेट्रोल। तो अब इनमें बूम आने वाला है क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। तो डॉलर में जब क्रूड ऑयल की कीमत ज़्यादा होगी तो सारी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन ऑयल कंपनीज। शुरुआत कर दो और नज़र रखो तेल के ऊपर। जब ये दौड़ने लगे तो बस पकड़ लो इसको। ये $100 का, $120 का भी बैरल हो सकता है। अब दुनिया इस तरह से चल रही है कि कब्जा कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कि अपने पास जो है उसे दबा लो, अपने पास जो है दबा लो। ओपेक जो कंट्रीज हैं जो तेल प्रोड्यूस करती हैं, उनका भी कार्टेल बन जाएगा कि भैया ये सभी पैसा कमा रहे हैं महंगी चीज़ें करके, जिनके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिनके पास सिल्वर है या जिनके पास कॉपर है, वो पैसा बना रहे हैं, तो हम क्यों ना बनाएं। तो वो इसको थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो भैया जहां तक नेचुरल रिसोर्सेज की बात चली तो इंडिया में मैं इसके ऊपर बात करता हूं, आपको ध्यान से सुनना। देखो, सारी दुनिया की जमीनों में खनिज पदार्थ निकल रहे हैं, ठीक है। कनाडा में कुछ निकल रहा है, चाइना में रेयर अर्थ मेटल्स निकल रहे हैं, और इधर मैक्सिको में चांदी निकल रही है, किसी में कॉपर निकल रहा है। तो भैया हमारी भारत माँ की जो धरती है, हमारी धरती है, उसमें भी बहुत सारे खनिज छुपे हुए हैं, है ना। और हम, चलो खनिजों की बात बाद में करूँगा, पहले मैं बात करता हूँ सोने और चांदी की। चांदी के दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडिया है चांदी का। तो चांदी कई सालों से इंडिया कंज्यूम कर रहा है। तो इंडिया के पास भंडार है सोने और चांदी का। मुझे फिगर्स नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि कंफर्म करना मुश्किल होता है कि सोना कितना है इंडिया में, मेरे ख्याल से जो हाउस होल्ड गोल्ड है ना, घरों में, लोगों के मंदिरों में, गुरुद्वारों में, वहाँ पे इतना सोना है इंडिया के पास। दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना इंडिया के पास है, इसीलिए सोने की चिड़िया कहते थे इंडिया को। और चांदी भी, और चांदी के भाव बढ़ने लग गए हैं, सोने के बढ़ रहे हैं। अभी क्या पता सोना 10,000 का हो जाए औंस, चांदी भी हो सकता है 100 टच कर जाए, 150 टच कर जाए। तो जब इतने बड़े भंडार के ऊपर हम बैठे हुए हैं सोना और चांदी के, तो हम तो घर बैठे बैठे ही अमीर हो गए। हमारी तो लॉटरी निकल पड़ी। अच्छा, लॉटरी तब निकली अगर हम वो लॉटरी जो निकली हुई है उसको लेके लॉटरी वालों के पास जाएंगे कि भैया ये हमारी लॉटरी निकली है 1 करोड़ की, हमें 1 करोड़ दे दो, तभी तो उसकी वैल्यू है। अगर हम उस लॉटरी जीती हुई जो टिकट है उसको अपने घर में ही रखेंगे संभाल के
कि भैया बस निकल पड़ी है, बस हमें पता है निकल पड़ी, पर हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। समझे मेरी बात? तो हमें वक्त आ गया है कि हमें जो सोना या चांदी पड़ी हुई है ना हमारे मंदिरों में, घरों में, भैया कमरे भर भर के पड़े हुए हैं हमारे धार्मिक स्थलों में, वो किसी काम के नहीं, चाहे उसकी $10,000 की आउंस हो जाए, अगर हम उसे निकालेंगे नहीं, हमें इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो वो एक डेड इन्वेस्टमेंट है। जैसे आपके पास पैसे हैं ढेर सारे, उन पैसों को आप ट्रंक में घर में अंदर रख दो बंद करके, और बाहर काम अपना बिजनेस चल रहा है, जो काम चल रहा है आपका, उसके लिए आप बाहर से ब्याज ले लेके पैसे ब्याज लो बाजार से, या बैंक से पैसे लो, उधार लो, और घर में अंदर आपके ट्रंक में भरे पड़े हैं पैसे, उसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमारा वो क्या कहते हैं कि हमारा जो है वो संस्कार ऐसे हैं कि हमने सोना नहीं बेचना या अंदर वाले पैसे यूज नहीं करने। तो इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। जब वक्त आए तो इन रिसोर्सेज का, इसी दिन के लिए हम इकट्ठे करते हैं ये रिसोर्सेज, कि जब वक्त आए इनका इस्तेमाल किया जाए। तो अब बात आती है खनिज पदार्थों की। अर्थ में जो जो हमारी धरती में, इंडिया में दबा हुआ है, हमने उसको अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, क्योंकि उसके लिए कई कई सालों की मेहनत और उस पर पैसा लगता है। कोयला इजी निकल आता है, हम इसलिए कोयले की खाने हमने बराबर धड़ाधड़ कोयला निकाल के, और वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारा। आपको पता है हम बहुत सारा कोयला एक्सपोर्ट करते हैं, एनर्जी का एक साधन है वो। आने वाले वक्त में इन चीज़ों की कीमत पड़ने वाली है। हमें अभी से जो खनिज हैं हमारे, उनको जमीन में से निकालने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है या एफर्ट्स करनी होती है, उनके लिए प्लानिंग होती है, एक दिन में नहीं निकलती ये बातें। अब रेयर अर्थ मेटल्स जो चाइना उसके लिए फेमस हो रखा है, उसे 1980 से इनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया के कंपनियां भी जो हैं, या इंडिया गवर्नमेंट जो है, उन्होंने हो सकता 10-15 साल पहले इन खनिज जो जमीन में से निकालने हैं उनके लिए प्लानिंग या कुछ ना कुछ कर रखा होगा। नहीं किया तो भैया इट्स हाई टाइम, शुड डू इट फास्ट। तो और अपने रिसोर्सेज अपने लिए रखो, उनको सस्ते में किसी को एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अपनी कंपनी को दो वो जो कच्चा माल है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाओ उनसे। फिनिश्ड प्रोडक्ट को आप दुनिया में बेचो ताकि उसकी कीमत पूरी आपको मिल सके। एक होता है हम कॉपर निकाला, $4 का आउंस है, बेच दिया बाहर जाके। उसी कॉपर से आप प्रोडक्ट फिनिश बनाओ, उसको आप $40 में, $400 में बेचो। तो ये होता है अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इंडिया को ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो धरती है, हमारे ऐसे ही जो बड़े बड़े पूर्वज जो पैदा हुए, हमारे भगवान राम और कृष्ण और गौतम बुद्ध वहीं क्यों पैदा हुए? क्योंकि उस जमीन में कुछ ना कुछ तो होगा, उस धरती में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। उस सारे के सारे वहीं पैदा हुए, है ना। तो वो इधर अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं राम जी या गुरु नानक जी पैदा हुए? तो वहीं पे पैदा हुए, उस धरती में कुछ है। तो उसको एक्सप्लोर करना, उसको ढूंढना, उसको निकालना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना, ये हमारी कंपनीज की और गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। मिल बैठ के इसके बारे में काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो वक्त आने पर अपने जो रिसोर्सेज हैं, या जो हमने इकट्ठा किया हुआ है सोना, तो उसको इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। उसके देखो, अगर जिसके पास चांदी पड़ी हुई है और 1980 के आसपास, 70 के 80 के बीच में चांदी जो है $50 की आउंस हो गई थी। जिस आदमी ने $3 से चली थी और 50 हो, जिस आदमी ने $50 में तब की बेची होती,
कैश किया होता, और उसको 70 से लेके 50 साल लगभग हो गए, 50 साल में उसने वो $50 की बेच के $50 के कितने पैसे बना लिए होते। और जिसने रखी हुई है 50 की नहीं बेची तो आज वो 70 की है, तो उससे 50 साल में 50 के अभी सिर्फ 70 हुए उसके। तो समझे मेरी बात? तो वक्त के ऊपर समय सही हो तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए, रिसोर्सेज को जो भी हमारे पास हैं। तो हमारे जो भारत का भविष्य है ना, अगर हम तरीके से चलें, ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सेंटा क्लॉज को की मूर्तियां तोड़ने गिराने वाले कामों से बाहर आए, सिर्फ भारतीय बन जाए हम सब, इस हाई टाइम दोस्तों। बहुत दुनिया एक अजीब तरीके की हो रखी है, हर देश अपना अपना देश, अपना देश। हम अभी भी जो है बंटे हुए हैं। मुझे सबसे दर्द ये चीज देती है कि हिंदुस्तान अभी भी बंटा हुआ है। ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये क्रिश्चियन, ये सिख, ये यादव, ये दलित, ये फलाना। अरे दोस्तों, कब हम हिंदुस्तानी बनेंगे? वक्त आ गया है, इकट्ठे हो जाओ। अब हिंदुस्तानियों को दुनिया भर से निकालने का मुहिम चल चुका है, इसलिए हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क बना देना चाहिए कि जरूरत ही ना पड़े हिंदुस्तानियों को बाहर जाने की। हिंदुस्तान को ही डेवलप बना दो। दिमाग तो है लोगों का, मेहनत भी करते हैं, स्कैम से बाहर आओ। गवर्नमेंट को मैं कहता हूं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कोई भी हो, सख्ती से डील करना चाहिए इन लोगों से जो दूसरे लोगों को लूटते हैं, स्कैम्स करते हैं। साइबर स्कैम्स बहुत सारे, हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 है साइबर स्कैम्स करने में। तो इन चीजों से हमें, बुराइयों से छुटकारा डालना है, छुटकारा लेना है और पॉजिटिव रास्ते की तरफ चलना है। मौका है, दस्तूर है, माहौल भी है और जज्बा भी है इंडियंस में। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर गुड पीपल। लेकिन जो ये 2-4% है ना, जो सेंटा क्लॉज की मूर्तियों को, क्रिश्चियन लोगों को नफरत करके और उन पे मारामारी करते हैं, बजरंग दल और ऐसे ऐसे जो ग्रुप हैं, ये इनको सख्ती से दबाओ। जैसे खालिस्तानियों को सख्ती से दबाया ना, तो इसी तरीके से इन लोगों को भी दबाओ सख्ती से, और धार्मिक कट्टरपंथी से बचो। तो भारतीय बनो, हम सब भारतीय बने। और जहां तक वापस इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो मैं ये कहूंगा कि एक वक्त आ सकता है शॉर्ट टर्म में, जैसे हमने कन्फ्रंटेशन थोड़ी सी ली है, खड़ा होना है, तो हो सकता है कि जो FIIs हैं इंडिया से निकले और थोड़ा और निकले, क्योंकि ट्रंप साहब जो है अब इंडिया के साथ इनका कोई अच्छा, इनके मन में इंडिया के बारे में अच्छे विचार नहीं है। और जिसके बारे में ये एक बार गुस्सा कर जाए बंदा, 3 साल भी इसके और हैं प्रेसिडेंट के, तो ये भी कर सकता है कि किसी तरह का कोई टैक्स लगा दे FIIs के ऊपर कि भैया जिसने बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको आप वापस ले आओ। तो बहुत इन्वेस्टमेंट इंडिया में FIIs की है। तो अमेरिका के पीछे फिर यूरोप के जो FIIs हैं वो भी लगेंगे, क्योंकि अभी भी अमेरिका एक ऐसा ब्लॉक है, यूरोप और अमेरिका एक ही ब्लॉक है अभी। तो अमेरिका जो करेगा यूरोप भी वही करेगा। तो इंडिया की मार्केट भी नीचे जा सकती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। इंडियन नेस्ट को जगाओ और किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित मत हो जाओ। हमें बांटने वाले जो है ना लोग, इन बांटने वालों के हाथों में मत खेलो। तू हिंदू है, तू अपर कास्ट है, तू छोटी कास्ट है। एक यूपी में है यादव साहब, मुलायम सिंह यादव होते थे, उनका एक बेटा आ गया, वो भी उसी यादव वोट डालेगा, मुसलमान को वोट डालेगा। ये लोग आपके साथ खिलवाड़ करते हैं,
इनके चेहरे से मुखौटा उतार फेंको। जो भी लोग आपको धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगते हैं ना, उनसे बचो। देखो, कुछ नहीं बन सकता इंडिया का अगर इंडिया वाले लोग अभी भी धार्मिक विचारों के साथ बंटे रहेंगे। धर्म अपने अंदर है, अपने आपके अंदर है, आपके घर में है। जब बाहर निकलते हो सोसाइटी में, हम सब इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं। हम एकजुट होकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। वोट देते वक्त जो कैंडिडेट अच्छा है उसको वोट दो, ना कि ये भैया जादव है, ये क्षत्रिय है, ये सैनी है। हमारे एक बार वो था शहर में, हमारे उधर ना यमुनानगर में इलेक्शन होते थे, तो कुरुक्षेत्र होता था हल्का। अब तो यमुनानगर बन गया शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो कुरुक्षेत्र में आता था, तो वहाँ पे सैनी बहुत थे, रदौर, लाडवा, यमुनानगर, जगाधरी। तो सैनियों का बंदा खड़ा होता था तो वो जीतता था, क्योंकि सैनी सारे वहाँ वोट डालते थे। मुझे तभी अच्छा नहीं लगता था, मैं छोटा था कि मैं, एक दोस्त था मेरा सैनी, में से पूछता, यार तूने उसको वोट दिया, सैनी बन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या वो ऐसा कानून बना पाएगा पार्लियामेंट में जाके कि सिर्फ सैनियों को जो फायदा हो देता हो? तो आप अपनी जाति वाले के लिए वोट डालते हैं, तो वो क्या आपको घरा के आपके कि भैया तू सैनी है, तू यादव है, मैं जीत गया, तू यादव है, तेरे लिए ये लो 500 रुपये महीना यादव के लिए, या 5000 रुपये महीना यादव के लिए हमने पेंशन लगा ली, ऐसा होता है क्या? तो भैया इन चीज़ों से बाहर आओ और हिंदुस्तान को बेहतर बनाओ। और पैसा कमाने के लिए मेटल्स का अभी टाइम है, चांदी का भी अभी टाइम है। चांदी अभी और ऊपर जाएगी मेरे हिसाब से, चांदी अच्छी, क्योंकि एक शिकंजे में अड़ चुके हैं और चांदी की फिजिकल जो सिचुएशन है ना, फिजिकल डिलीवरी वो कम है। पेपर चांदी ज़्यादा है, फिजिकल चांदी कम है, तो हमेशा फिजिकल जीतेगी। सारे जो मेटल्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, ऑयल है, जो फिजिकल है, जो हाथ में है चीज़, उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि डॉलर का पतन शुरू हो चुका है। और जब डॉलर और गिरेगा तो डॉलर टर्म्स में गोल्ड की या चांदी की कीमतें आकाश को छुएंगी। ये मेरी अपनी सोच है, मेरा असेसमेंट है। तो ऑयल, सिल्वर, गोल्ड अभी कहीं नीचे जाने वाले नहीं लगते मुझे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।